देखिए, यानी क्रिचफील्ड महोदय के अनुसार हम वायुमंडल का क्या सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं कि क्रिचफील्ड महोदय ने क्या कहा है। वायुमंडल गैसों तथा उसमें वायुमंडल क्या, वायुमंडल गैसों तथा उसमें क्या, उसमें निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का निलंबित तरल एवं तरल निलंबित तरल एवं कौन से पदार्थ, तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन है, एक मोटा आच्छादन है जो पृथ्वी के चारों ओर मोटा आच्छादन है। जो पृथ्वी के चारों ओर आवेष्टित है, आवेष्टित है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी को चारों ओर जो पृथ्वी को चारों ओर से आवेष्टित किए हुए है, जो पृथ्वी को चारों ओर से आवेष्टित किए हुए है। निलंबित एक शब्द आया है, निलंबित, निलंबित देखिए आप, निलंबित का मतलब होता है लिपटा हुआ, आवेष्टित का मतलब होता है घेरे हुए, आविष्ट किए हुए। ठीक है, देखिए क्रिचफील्ड महोदय क्या कहते हैं। क्रिचफील्ड महोदय के अनुसार आप देखिए, क्रिचफील्ड महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि वायुमंडल गैसों तथा उसमें निलंबित लिपटा हुआ निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का एक, निलंबित को मतलब ये कह सकते हैं घुला हुआ, इसमें निलंब हुआ, यानी निलंबित होने का मतलब होता है इसमें घुला हुआ भी अपन कह सकते हैं। निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन है, अर्थात एक होता है आच्छादन, एक होता है अनाच्छादन। दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिशन में बैठे हैं, शब्दावली का जरूर ध्यान रखना आप। आच्छादन और अनाच्छादन में बहुत अंतर होता है, एक कवर्ड होता है, एक अनकवर्ड होता है। यानी आच्छादन का मतलब होता है ढके हुए, आच्छादन का मतलब होता है ढके हुए। देखिए आवृत किए हुए, आवृत किए हुए ओब्लिक ढके हुए। आप इसको आवृत किए हुए भी बोल सकते हो, आप इसको ढके हुए भी बोल सकते हो।
वायुमंडल गैसों तथा उसमें निलंबित घुले हुए, यानी उसमें घुले हुए, आप इस शब्द को प्रयोग करो ज़्यादा ठीक रहेगा, घुले हुए, घुले हुए तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन है, यानी एक मोटी परत है। कौन सी परत है? एक मोटी परत है, यानी आवृत किए हुए है। वायुमंडल में क्या है? गैसें। अभी हम सामान्य परिचय में क्या पढ़ रहे थे? हम सामान्य परिचय में यही तो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम सामान्य परिचय में? हम सामान्य परिचय में ये पढ़ रहे थे, ये देखो ऊपर ही ऊपर, पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो हमारा गैसीय आवरण होता है, उसी गैसीय आवरण को हमने क्या कहा था? हमने वायुमंडल कहा था। जब हमने उसको वायुमंडल कहा था, अर्थात वायु से घिरा हुआ आवरण, वायु से जो घिरा हुआ आवरण है वो क्या कहला रहा था? वह कहला रहा था हमारे पास में वायुमंडल। तो मैं क्या कह रहा हूँ? वायुमंडल में क्या है? गैसें। वायुमंडल में गैसें हैं भाई, वायुमंडल में गैसें हैं तथा उसमें निलंबित तथा उसमें घुले हुए, निलंबित का मतलब होता है उसमें घुले हुए, तो क्या है? तरल और ठोस पदार्थ हैं। तरल पदार्थ का मतलब लिक्विड, यानी इसमें जलवाष्प, जब जलवाष्प में जब संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन की प्रक्रिया छोटे छोटे जल बूंदों के रूप में बदल जाते हैं, यानी छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में आ जाते हैं और वाटर ड्रॉप से बड़े वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं, अर्थात जो बड़े जल की बूंदें बन जाती हैं, तो वहाँ तक तो ये कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में रहता है। और जब वहाँ पर फ्रीजिंग का बिंदु, यानी फ्रीजिंग बिंदु में वह तरल पदार्थ जब ओलू के रूप में शामिल हो जाते हैं, तो वो किसके रूप में शामिल होते हैं? ठोस पदार्थ। वही ओले ठोस पदार्थ के रूप में शामिल हो जाएंगे और वही जल की बूंदें तरल रूप में शामिल हो जाएंगे। अर्थात जब वह जलवाष्प थी तब वह एक गैस के रूप में थी, ठीक है ना? वह एक गैस के रूप में थी। तो वायुमंडल गैसों तथा उसमें निलंबित, उसमें घुले हुए तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन है, एक मोटा आवरण है। क्या है? एक मोटा आवरण है जो वायुमंडल को जलवाष्प से, यानी विभिन्न प्रकार की गैसों से, इसके अलावा तरल पदार्थों से, इसके अलावा ठोस पदार्थों से घेरे हुए है या आवृत किए हुए है, या वो आच्छादन है, आच्छादित किए हुए है, जो पृथ्वी को चारों ओर से आविष्टित किए हुए है। ढका होना, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। किस कौन कौन से पदार्थ घेर रखे हैं? एक तो विभिन्न प्रकार की गैसें, एक क्या? तरल पदार्थ, एक क्या? ठोस पदार्थ। ये सारे किस में घुले हुए हैं? ये सारे निलंबित का मतलब उसमें घुले होना, उसमें मर्ज होना, उसी में शामिल होना। जो वायु का जो आच्छादन है, वायु का जो ये आवेष्टित आवरण है, ये जो घिरा हुआ आवरण है, इस घिरे हुए आवरण को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो डेफिनेशन देने वाले हैं, वह डेफिनेशन देने वाले कौन हैं? क्रिचफील्ड महोदय हैं। क्रिचफील्ड महोदय ने इस प्रकार की डेफिनेशन दी है। इस प्रकार की जो डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन में उन्होंने यही कहा है कि वायुमंडल गैसों तथा उसमें निलंबित तरल एवं ठोस पदार्थों का एक मोटा आच्छादन है, जो पृथ्वी को चारों ओर से आविष्टित किए हुए है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, या पृथ्वी को चारों ओर से क्या किए हुए है? यानी आवृत किए हुए है। ये था जनरल इंट्रो किसका? एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का। तो ये वायुमंडल वाला टॉपिक इसमें शामिल होता है क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु में, जलवायु विज्ञान में शामिल होता है। ये BA फर्स्ट का कौन सा खंड है? दूसरा खंड। कौन से पेपर का? फर्स्ट पेपर का। तो फर्स्ट पेपर के रूप में हम क्या पढ़ रहे हैं आज? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना? उस फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट कौन सी है? सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का टॉपिक कौन सा था? यानी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, अर्थात जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान का टॉपिक कौन सा है? एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना? वायुमंडल का संगठन एवं उसकी संरचना। अब आगे हम बात करते हैं वायुमंडल के सामान्य लक्षण,
यानी वायुमंडल के कौन से लक्षण हैं? वायुमंडल के सामान्य लक्षणों की हम बात कर लेते हैं आपसे कि वायुमंडल के कौन से लक्षण हैं जो सामान्य हैं। देखिए, ये टॉपिक उतना ही उपयोगी हमारे बीए फर्स्ट के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी है हमारे जो अधि स्नातक के बच्चे हैं एमए फाइनल के, उनका जो 7वें क्रम का पेपर है उनके लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। तो वो भी इस ऑनलाइन वीडियो को बच्चे अपने 7वें पेपर की तैयारी के लिए इसको देखें, इसका अवलोकन करें, इसका अध्ययन करें। जैसे यहाँ आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है यहाँ से, तो आप अपने अध्ययन को इसके साथ साथ गति जरूर दें, रनिंग करें। वायुमंडल के सामान्य लक्षण देखिए आप। वायुमंडल के कौन से लक्षण हैं? वायुमंडल के सामान्य में लक्षणों की बात कर रहा हूँ आपसे कि वायुमंडल के सामान्य लक्षण, ठीक है ना। देखिए, हम वायुमंडल की सामान्य जो लक्षण है, सामान्य विशेषताएं हैं, मैं उनकी आप लोगों से एक एक क्रम बाई क्रम मैं आपसे बात करता हूँ। वायु एक रंगहीन गंधहीन एवं स्वादहीन है। यानी वायु के आविष्टित आवरण से क्या बना है? वायुमंडल बना है। जो वायु का जो आविष्टित आवरण है उसी आवरण से क्या बना है? हाँ, वायुमंडल का निर्माण हुआ है। यानी वायु का जो आविष्टित आवरण है वही वायु का आविष्टित, यानी चारों तरफ से धरातल का, यानी ये जो धरातल को जो घेरे हुए जो वायु का जो सघन आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायु कैसी है? वायु एक रंगहीन है। वायु का कोई कलर नहीं होता है, रंग नहीं। वायु कैसी है? गंधहीन है। मैं वायु की बात कर रहा हूँ आपसे, एयर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वायु कैसी होती है? किसी प्रकार की गंध नहीं होती है इसमें। वायु कैसी होती है? स्वादहीन होती है, इसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है। तो वायुमंडल के सामान्य लक्षण, तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है, एयर। तो वायुमंडल में जब एयर पाई जाती है तो एयर के कंपोजिशन से क्या बना है? वायुमंडल बना है। तभी तो हम वायु की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, वायु के सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। वायु के आवरण से तो क्या बना है? वायुमंडल बना है। तभी तो हमने पहला बिंदु वायु का डाल दिया कि इस वातावरण को जो घेरे हुए है, जो आविष्टित है, इस धरातल को जो आविष्टित किए हुए है, वही वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। अर्थात इसकी पहली विशेषता, तो हम वायु की विशेषता ही पढ़ ले, यानी धरातल को वायु ही तो घेरे हुई है, यही तो वायुमंडल का निर्माण कर रही है। तो इसी से वायु एक रंगहीन, गंधहीन एवं क्या होती है? वायु स्वादहीन होती है। वायु गतिशील, नमनशील। अगला,
वायु गतिशील, वायु गतिशील, वायु गतिशील, वायु नमनशील, यानी इलास्टिक्स, इलास्टिक, नमनशील, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। वायु गतिशील, नमनशील तथा संपीडीय भी है, तथा वायु गतिशील है, वायु नमनशील है, वायु संपीडीय है, ठीक है ना। वायु संपीडीय है, कंप्रेसिबल। देखिए आप, वायु क्या है, वायु मोबिलिटी का लक्षण रखती है, वायु मोबाइल है, अर्थात देखिए आप, मोबिलिटी का लक्षण रखती है। वायु कैसी है, गतिशील है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, गति करती है। वायु कैसे है, इलास्टिक की तरह, इलास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल है। वायु नमनशील है। वायु का अगला लक्षण क्या है कि वायु किस प्रकार का लक्षण को रखती है, वायु नमनशीलता के लक्षण को रखती है। यानी आप इसको येन केन प्रकारेण, जिस रूप में आप इसको यानी इकट्ठा करना चाहो, देखिए, यानी विभिन्न प्रकार के, चाहे आप जो आपके वाहनों में लगने वाले टायर्स होते हैं, उनमें किस रूप में आप राउंड में भर रहे हो। घरों में जो ये गैस के रूप में वायु होती है, वो घरों में लगने वाले डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर्स के रूप में, देखो उनका आकार कुछ और ही होता है। यानी आप जिस पात्र के जिस आकार में आप इसको इकट्ठा करना चाहो, वो ये उसी प्रकार का अपने रूप को रखती है। ये संपीडीय है, संपीडीय है। ये धरातल के पास में इसकी संपीडीयता की शक्ति ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसकी संपीडीयता की यानी गुण कम होता जाता है, क्योंकि धरातल के पास में वायु सघन होती है, और धरातल के जैसे ही हम ऊपर चलाए जाएंगे वैसे ही वायु में क्या पाई जाती है, विरलता पाई जाती है। अर्थात इसका जो योग होता है, किसका योग, वायु का जो योग होता है, अर्थात इस पृथ्वी पर जो वायु का जो सघन आवरण होता है, उसी आवरण को हमने क्या कहा है, हमने वायुमंडल के नाम से जाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु में गतिशीलता का गुण पाया जाता है, वायु में नमनशीलता का गुण पाया जाता है, और वायु में यानी वायु में संपीडीयता का गुण पाया जाता है। अर्थात धरातल के पास में वायु का सघन आवरण पाया जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे इस वायु की जो संपीडीय शक्ति है वह ऊपर की ओर क्या होती जाती है, वह ऊपर की ओर इसकी शक्ति घटती जाती है। अगला इसकी विशेषता है कि वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह वायु का प्रवाह वायु का प्रवाह क्षैतिज रूप में ही, क्षैतिज रूप में ही अनुभव किया जाता है, किया जाता है। देखिए, वायु का प्रवाह क्षैतिज रूप में ही अनुभव किया जाता है।
वायु का जो प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब होता है वायु का फ्लो, यानी वायु का जो फ्लो होता है ना, उस फ्लो को हम किस रूप में, यानी किस अवस्था में हम, यानी वायु का प्रवाह क्षैतिज रूप में या क्षैतिज अवस्था में अनुभव किया जाता है। जो प्रवाह शब्द हम बोल रहे हैं, तो प्रवाह का मतलब होता है क्या, क्या, फ्लो, यानी वायु का फ्लो, वायु का बहना। प्रवाह का मतलब होता है वायु का बहना। तो वायु जो हमारे को अनुभव होती है, जो महसूस होती है, तो वायु हमारे को किस रूप में महसूस होती है, हमारे को क्षैतिज रूप में ही वायु महसूस होती है। अर्थात हम जब भी ये कहते हैं कि साहब हवा चल रही है या हवा बह रही है, तो हम जो प्रतीत करते हैं, हमारी जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में हम त्वचा को भी शामिल करते हैं। तो त्वचा के माध्यम से हम महसूस करते हैं इसको। इसका मतलब जो महसूस का जो हमारे पास में जो पैटर्न है कि किस समय हम वायु के फ्लो को, किस समय हम वायु के फ्लो को यानी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। जिस समय हवा में कौन सी गति होती है, हवा में कौन सी गतिशीलता होती है, क्षैतिज गतिशीलता होती है। अर्थात इस प्रकार की गतिशीलता होती है, चाहे वो पूरब से पश्चिम की ओर चले, चाहे पश्चिम से पूरब की ओर चले, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर चले, चाहे दक्षिण से उत्तर की ओर चले। जब इस रूप में, फ्लैट रूप में जब उसमें प्रवाह होता है, इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं, ये तो लंबवत या ऊर्ध्वाधर हो गया, नहीं, ये हमें प्रतीत नहीं होगा, ये हमें महसूस नहीं होगा। वायु में फ्लो कैसा होना चाहिए, वायु में हमें फ्लो होना चाहिए क्षैतिज रूप में। इस रूप में या इस रूप में वायु का फ्लो होगा तो ही वायु का प्रवाह हमें अनुभव होगा, वरना हमारे पास में वायु का प्रवाह क्या नहीं होगा, वायु का प्रवाह हमारे को अनुभव नहीं होगा। देखिए आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और अगली विशेषता लिखते हैं हम। अगली विशेषता है पवन किसको कहते हैं। गतिशील, देखिए गतिशील वायु को ही पवन की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो गतिशील वायु होती है, उस गतिशील वायु को ही क्या कहते हैं, हम पवन कहते हैं। देखो ऊपर वाली लाइन की कनेक्टिविटी मैंने नीचे वाली लाइन से की है, आप ध्यान से देखिए। प्रवाह यानी वायु का फ्लो, तो फ्लो किस रूप में था, क्षैतिज रूप में था। देखिए गति, जहाँ पर गतिशीलता शब्द आया आप यहाँ पर वाच करिए। जो ये गतिशीलता हमारे पास में शब्द है, यहाँ पर आपको वाच करना है। इसका मतलब वायु में गतिशीलता, तो गतिशीलता के दो ही प्रकार होते हैं, ठीक है ना। गतिशीलता के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। देखिए गतिशीलता के इन दोनों प्रकारों की हम बात कर लेते हैं। गतिशीलता का पहला प्रकार तो हमारे पास में आ गया क्षैतिज, क्षैतिज गतिशीलता। दूसरा हमारे पास में गतिशीलता का प्रकार आ गया लंबवत गतिशीलता। कौन सी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता। एक तो क्षैतिज गतिशीलता और दूसरी कौन सी गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता। तो मैं कौन सी गतिशीलता की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्षैतिज गतिशीलता की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्षैतिज गतिशीलता की बात कर रहा हूँ। तो पवन, गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। तो ये विशेषता तो वायु में, पवन में ऑलरेडी है कि वायु क्या होगी, वायु गतिशील होगी। यदि वायु में गतिशीलता नहीं होगी तो हम उसको किसकी संज्ञा नहीं दे सकते, हम उसको पवन की संज्ञा नहीं दे सकते। आप देखिए इधर, आप देखो लाइन को पिक करिए।
मैंने ऊपर वाली लाइन की कनेक्टिविटी किससे की है, नीचे वाली लाइन से की है। मैंने कहा कि साहब गतिशील वायु को पवन कहते हैं, तो ये विशेषता मैंने पहले ही संबंध के तौर पर इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने पहले इसको मेंशन किया है कि साहब वायु का प्रवाह कैसा होता है, वायु का प्रवाह क्षैतिज रूप में अनुभव किया जाता है, अर्थात प्रवाह का मतलब वायु की गतिशीलता महसूस करना। हम फील कैसे करते हैं, किस प्रकार की वायु को हम फील करते हैं, तो हम क्षैतिज प्रकार की वायु, तो ये गतिशीलता का प्रकार हो गया ना भाई। दो प्रकार से वायु गतिशील, यानी दो प्रकार की गतिशीलता होती है, एक तो क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत होती है। इसका मतलब हम इस प्रकार की गतिशीलता की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कौन से गतिशीलता की बात कर रहे हैं, क्षैतिज गतिशीलता। अर्थात गतिशील वायु को ही क्या कहते हैं, पवन। यानी वायु क्या होती है, गतिशील होती है, यानी अर्थात मोबिलिटी का उसमें क्या होता है, लक्षण होता है। अर्थात इस प्रकार की गतिशील वायु को ही हम किस नाम से जानते हैं, हम पवन के नाम से जानते हैं। यद्यपि अगला फैक्ट आता है, यद्यपि स्थल एवं जल की तरह वायु, यानी यद्यपि स्थल एवं जल की तरह वायु क्या नहीं है, वायु सघन नहीं होती है, सघन नहीं होती है, तथापि उसमें भार होता है। यानी यद्यपि स्थल एवं जल की तरह वायु क्या नहीं होती है, सघन नहीं होती है। यानी यद्यपि स्थल एवं जल की तरह वायु क्या नहीं होती है, वायु सघन नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार से हम एक पदार्थ की उन अवस्थाओं की बात करते हैं कि एक पदार्थ कौन सी अवस्था में पाया जाता है, देखिए आप, हम उन अवस्थाओं की बात करें, यानी पदार्थ की जो अवस्था होती है, यदि हम पदार्थ की अवस्था की आपसे बात करें तो आप देखिए, एक पदार्थ तीन फॉर्म में होता है, 1, 2 और 3। पहला सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में, तीसरा गैसेज फॉर्म में। यानी 3 पोजीशन में एक पदार्थ होता है, ठीक है ना। एक पदार्थ की 3 पोजीशन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, ठीक है। तो यद्यपि स्थल एवं जल की तरह वायु क्या नहीं होती है, सघन नहीं होती है। कैसे, यानी स्थल और जल की तरह सघन नहीं होना, अर्थात इसमें सघनता का गुण नहीं होता है। सघनता का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वायु में वेट तो होता है, वायु में वजन तो होता है, अर्थात वायु में जब वजन होता है तभी ही तो वायु का हम प्रयोग परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधनों के रूप में करते हैं। यानी यद्यपि स्थल एवं जल की तरह वायु क्या नहीं होती है, जैसे सघन होता है, जैसे सघनता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्थल में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। वैसी सघनता का गुण किसमें नहीं होता है, वायु में नहीं होता। हम ये कहते हैं हाँ वायु में वेट होता है, हम कहेंगे हाँ वायु में भार होता है। वायु भारहीन नहीं होती है, वायु भार युक्त होती है। लेकिन क्या वायु में सघनता का यानी सघनपन का, घनापन का गुण पाया जाता है, तो वायु में सघनता का गुण नहीं पाया जाता। किसकी तरह, स्थल की तरह और किसकी तरह, जल की तरह, इसमें इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। देखिए अगला फैक्ट है, धरातल पर
धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही धरातल पर पड़ने वाले वायु के धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही, यानी धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही जलवायु विज्ञान में यानी कौन सा विज्ञान? क्लाइमेटोलॉजी में। कौन सा विज्ञान में? क्लाइमेटोलॉजी में वायु दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु दाब। धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही जलवायु विज्ञान में वायु दाब कहते हैं। देखिए, एयर प्रेशर। क्या मैं बात कर रहा हूं आपसे? किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपसे एयर प्रेशर की बात कर रहा हूं। हम इसको क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा का दबाव, यानी एयर प्रेशर कहते हैं। देखिए, धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को, अर्थात हम क्या कहेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। यानी क्लाइमेटोलॉजी, यानी दबाव को ही जलवायु विज्ञान कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। देखो, यानी ये क्लाइमेटोलॉजी कहलाता अपने पास में। क्या? धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही। कौन से विज्ञान में? जलवायु विज्ञान में। तो आज हम भौतिक भूगोल में और उधर ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी में 7 क्रम का। इधर हम भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लाइमेटोलॉजी का हमारे पास में टॉपिक कौन सा है? एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करें धरातल पर किसका दबाव पड़ता है? वायु का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, पूरा एयर प्रेशर। यानी धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही जलवायु विज्ञान में, यानी क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में वायु दाब कहते हैं। अर्थात कौन से शास्त्र में कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में कहते हैं। किसके दबाव को? वायु के दबाव को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार दोबारा देखिए, रिपीट करिए। धरातल पर पड़ने वाले दबाव किस पर पड़ रहा है? धरातल पर पड़ रहा है। किसका दबाव है? वायु का दबाव है। तो धरातल पर जो वायु का दबाव पड़ रहा है, अर्थात धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को कौन से शास्त्र में? क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में। जलवायु विज्ञान में क्या कहते हैं? एयर प्रेशर या वायु दाब कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं? या तो उसको एयर प्रेशर कहते हैं
या हम उसको क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। अब देखिए आप, वायु दाब जलवायु का एक यानी वायु दाब जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी वायु दाब जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आप जलवायु की बात कर रहे हो, यदि आप जलवायु की बात कर रहे हो तो आप जलवायु में बिना एयर प्रेशर के आप जलवायु की व्याख्या नहीं कर सकते। वहाँ के वायु दाब को तो आप किस में शामिल करोगे, जलवायु में शामिल करोगे ही। जब जलवायु में आप एयर प्रेशर को शामिल करोगे तो हवा के दबाव का अध्ययन हम किस में करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। अभी जस्ट नेक्स्ट वाले क्रम पर चलिए ना आप, यहाँ आइए ना, जलवायु विज्ञान में क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी जो है क्लाइमेटोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर। टॉपिक हमारे पास में क्या है, वायुमंडल का जो संगठन है और उसकी संरचना है, अर्थात ये टॉपिक किसका है, हमारे जलवायु विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि वायु दाब जलवायु का एक कौन सा तत्व होता है, एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। आगे यदि हम बात करते हैं आपसे, इसी हम विशेषता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए, समुद्र सतह पर जो समुद्र की सतह होती है, ठीक है ना, जो समुद्र की सतह होती है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब या समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दबाव 1034 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी समुद्र सतह पर वायु दाब 1034 प्रति वर्ग सेंटीमीटर अंकित किया जाता है, अंकित किया जाता है। अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। समुद्र की सतह पर, सी लेवल पर जो वायुमंडलीय दाब है वो 1034 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, क्या, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसमें आप यहाँ एक शब्द और डाल दीजिए, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर अंकित किया जाता है। क्या अंकित किया जाता है, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। कहाँ पर, जो समुद्र की सतह होती है, जो समुद्र का सी लेवल होता है, यदि इसी को हम पौंड में करें
तो 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच। यदि इसी को हम पौंड में करें तो 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच किसके रूप में? प्रति वर्ग इंच के रूप में। पौंड में हवा देखना, जो वाहनों के टायर होते हैं उनमें हवा पौंड में नापी जाती है। किस में मापी जाती है? पौंड में मापी जाती है। तो यदि आप समुद्र की सतह पर बात करो, कौन सी सतह पर बात करो? यदि आप समुद्र की सतह पर बात कर रहे हो तो समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है या जो वायुमंडलीय दबाव होता है, यदि मैं उसकी आपसे बात करूं तो हमारे पास में कितना होता है दबाव? 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी प्रति जो वर्ग सेंटीमीटर होता है, जो एक यानी हर प्रति का मतलब हर एक वर्ग सेंटीमीटर, हर एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने ग्राम हवा होती है? 1034 ग्राम हवा होती है। अर्थात कितने वर्ग इंच में कितने हवा होती है? 14.7 पौंड हवा होती है। ध्यान रखना, ये जो फैक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों में शामिल है, ये इसका आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। समुद्र की सतह की जिसमें हम बात कर रहे हैं तो 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर अंकित किया जाता है, याद नहीं, अंकित किया गया है अंकित किया गया है। धरातल के निकट वायु का, यानी अगला जो हम विशेषता की इसकी जो सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं, धरातल के निकट धरातल के निकट वायु का सघन होने का प्रमुख कारण है। यानी धरातल के निकट वायु का सघन होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का गुरुत्व बल है, ग्रेविटी फोर्स है। कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का कौन सा बल है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी धरातल के निकट सघन होने का प्रमुख कारण है। क्या होने का? वायु सघन होती है या विरल होती है। यानी धरातल के निकट वायु का जो भारी होने का जो गुण होता है, यानी मैं यहाँ भार की बात कर रहा हूँ। देखो इस विशेषता पर यहाँ नोट कीजिए, मैंने क्या लिखा था? सघन नहीं होती है। इसका मतलब मैं ये सघनता जो मैंने शब्द डाला है ना, ये सघनता मैंने किससे डाला है? मैंने भार से डाला है। आप इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि वायु सघन नहीं होती है। हमने तो यहाँ लक्षण में मना कर रहे हैं कि सघन नहीं होती है। अरे मैं यहाँ सघनता की बात आपसे किससे कर रहा हूँ? सुनिए आप, हम सघनता की बात प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, हम जो कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं? हम वायु की भार से कर रहे हैं कि वायु का जो भार होता है धरातल के नज़दीक, वह धरातल के नज़दीक किसके कारण से अधिक होता है? पृथ्वी के ग्रेविटेशन जो फोर्स है, जो ग्रेविटी फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण से क्या होता है? इसके कारण से यहाँ पर अधिक क्या होता है? अधिक होता है। अब देखिए अगला जो हमारे पास में विशेषता का क्या आ रहा है, यानी भाग आ रहा है हम आपसे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं वायुमंडल की। यदि हम आपसे वायुमंडल की बात करें, किसकी बात करें? हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के संपूर्ण भार, किसका भार? वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग, वायुमंडल के
संपूर्ण वायुमंडल के संपूर्ण यानी वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग आधा भाग, संपूर्ण भार का लगभग यानी वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग कितना भार? आधा भाग धरातल से, आधा भाग कहां से? धरातल से। हम बात कर रहे हैं धरातल से धरातल से 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मीटर की ऊंचाई की ऊंचाई तक पाया की ऊंचाई तक क्या होता है? पाया जाता है। और 99% भाग, इसी को आगे बढ़ा देता हूं मैं, और 99% भाग 30 किलोमीटर की 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तक पाया जाता है। देखिए हम बात करें वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग, वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 मीटर की ऊंचाई तक, यानी वायुमंडल के संपूर्ण भार का, मान लीजिएगा हमारे पास में संपूर्ण भार 100% है, तो 100% का आधा भाग 50%, यानी मैं उसकी बात करूं तो वो तो धरातल में कितने ऊंचाई तक पाया जाता है? 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 5500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। और 99% भाग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और उसका 99% भाग यानी उसी का यानी उसका 99% भाग, आप देखिए इधर कहां, यानी आधा तो भाग 5500 मीटर की ऊंचाई तक, लेकिन 99% भाग यानी 99% भाग मात्र 30 किलोमीटर में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये भी एक क्या है? ये भी एक वायु की हमारे पास में क्या आती है? विशेषता, यानी वायुमंडल के सामान्य लक्षण। तो वायु एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। वायु गतिशील, नमनशील एवं संपीडीय है। वायु का प्रवाह क्षैतिज रूप में अनुभव किया जाता है। गतिशील वायु को ही हम पवन की संज्ञा देते हैं। यद्यपि स्थल जल की तरह वायु सघन नहीं होती, तथापि वायु में क्या होता है? तथापि उसमें भार होता है, वायु में भार होता है। धरातल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को ही क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में वायु दाब यानी एयर प्रेशर कहते हैं। वायु दाब जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है। समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब या एयर प्रेशर दबाव 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर अंकित किया जाता है। अर्थात इसको मैं पौंड में नापूं तो 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच पाया जाता है।
धरातल के निकट वायु का सघन होने का प्रमुख कारण। अरे मैं सघनता का संबंध ध्यान रखिए, यहाँ और यहाँ मैच करिए। मैं सघनता का संबंध उसे नहीं कर रहा हूं, मेरा सघनता का संबंध जो बताने का मीन्स है वो वायु के भार से है, वायु के वेट से है। तो आप शब्द पर यहाँ पर जरूर फोकस करना। देखो मैंने यहाँ पर यानी इंक चेंज करके मैंने अलग से भी डाला है ये बिंदु, यानी होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। वायुमंडल के संपूर्ण भाग का लगभग 50% भाग 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और 99% भाग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सॉरी यानी इसका जो यानी 99% भाग है वह 99% भाग कहाँ तक पाया जाता है, यानी 30 जो इसका 30 मीटर है इस मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है ना, यानी इस ऊंचाई तक ही पाया जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये इतने ऊंचाई तक ही हमारे को दिखाई देता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी के साथ ही हम आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इस प्रथम प्रश्न पत्र के जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा को आज हम इस क्लास का यहीं आपको विराम देते हैं, यानी हम आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें और इस क्लास के साथ साथ हमने जो एमए जो आपका जो प्रवेश का पेपर था, सॉरी जो एमए फाइनल का पेपर है उसका जो 7वें क्रम का जो पेपर था, उस 7वें क्रम के पेपर की आज हमने बात की थी। उनका ये टॉपिक बैठ रहा था, यानी क्या, यानी एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनकर के और आप अपने विषय का जो संबंधित जो टॉपिक है, आप इससे आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और हमारा जो ये सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, ये आगे बढ़ पाएगा। हम आपसे इसी टॉपिक की आगे की बात जो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, वायुमंडल का महत्व तथा वायुमंडल का संगठन। जैसे जैसे हम क्लासों का तादाद संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम टॉपिक को आगे गति देते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।